अब इसकी आखिरी बात है लास्ट टाइम जब हमने ये सब बातें आपसे करनी थी तो मैंने आपसे यही कहा था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हेसिस लॉ। क्योंकि आपने स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन और खासतौर पर वेरिफिकेशन से हम पर ये साबित करने की कोशिश की कि एनर्जी neither be related nor independent. So it doesn't matter whether the reaction takes place directly in one step or indirectly in several steps. As far as the energy change is concerned, it will remain same. तो ठीक है, we can consider this another evidence for the law of conservation of energy or the first law of thermodynamics, and that's it. इससे कोई नई बात हमें क्यों नहीं पता चली? तो फिर मैंने आपसे कहा था कि यस, एक तरफ हमने इस लॉ पर आपका भरोसा कायम करने के लिए ये सब काम किया कि वेरिफिकेशन एज वेल। अब जब ये भरोसा कायम हो गया, नाउ यू हैव स्टेटमेंट डेल्टा एच फॉर द डायरेक्ट स्टेप should be equals to the sum of enthalpy changes of all indirect steps. Maybe they are 2, 3, 4, whatever. When you establish this equation, now come to the point. क्या हम हर रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके उससे रेलेवेंट हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट? जैसी की बात हम कहें और आप सोचना शुरू करें तो नंबर ऑफ केसेस आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगे वे से कि नहीं सर, इट्स डिफिकल्ट। और मैंने एग्जांपल दी थी, शायद एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जितनी टाइप के बॉम्ब हैं, चाहे वो हैंड ग्रेनेड हो या मिसाइल हो, उन सब में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसे केमिकल से सिंपल हैंड ग्रेनेड का अगर मैकेनिज्म दुनिया में रखना चाहें, फिल्मों में देखा होगा, जस्ट लाइक अ बॉल, मेटालिक बॉल, एक पिन इसकी खींच देते हैं, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो एक्सप्लोड हो जाता है। उस बॉल के अंदर एक हॉलो कैविटी है, खाली जगह होती है जिसमें दो केमिकल्स होते हैं, उनके बीच में पार्टीशन होता है जो उन्हें मिलने नहीं दे रहा। अगर केमिकल 1 और केमिकल 2 आपस में मिल जाएंगे तो उससे दो बातें होंगी, उनके मिलने से गैसेस बनेगी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। जैसे ही वो दोनों केमिकल्स मिले, गैसेस बन गए। लेट्स ट्राई टू एक्सपेंड, किसी की जगह है और फिर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे हीट पैदा हो गई, और हीट पैदा हो गई तो जब गैसेस गर्म होती हैं तो फिर उन्हें अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ दे ट्राई टू एक्सपेंड। तो उन्होंने ऐसा कैलकुलेटेड अमाउंट रखा होता है उन केमिकल्स का कि व्हेन दे मिक्स विद इन फ्यू सेकेंड गैस और हीट क्रिएट करेंगे, तो जो इतनी सी मेटालिक बॉल है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो फट सकता। कौन लेबोरेटरी में हैंड ग्रेनेड फाड़कर उसकी हीट निकालने की कोशिश करेगा? दिस इज सो डेंजरस। तो ऐसे कई और रिएक्शन हो सकते हैं व्हिच आर वेरी डेंजरस टू परफॉर्म एंड कैलकुलेट देम, जो डेंजरस नहीं है लेकिन उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है जो हर लेबोरेटरी में नहीं होंगी। तो फिर क्या करें? तो हेसिस लॉ ने हमें उसी का सॉल्यूशन बताया। उसने कहा वेयर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल, तो वहां ऑल्टरनेट ये है कि आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हेसिस लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो आपको बताता है कि एक डायरेक्ट स्टेप है और 3 फर्ज कर लें डायरेक्ट स्टेप है, तो डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3। सपोज इनडायरेक्ट स्टेप्स निकालना आसान है, डायरेक्ट स्टेप निकालना मुश्किल है,
तो जब आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज जमा करेंगे तो वो आ ही जाएगी, तो क्या जरूरत है डायरेक्ट स्टेप की जिद करने की। आप इनडायरेक्ट स्टेप्स करें, डेल्टा एच हेसिस लॉ के मुताबिक जमा करें एंड कैलकुलेट। इसका मतलब ये है कि हेसिस लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपको किसी एक रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम करना है तो आप उस रिएक्शन से रेलेवेंट स्टेप्स के डेल्टा एच निकालिए और फिर अपने इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और अननोन का डेल्टा एच निकालिए। शर्त क्या होगी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी हेसिस लॉ की, अगर इसमें टोटल 4 रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक डायरेक्ट स्टेप और 3 इनडायरेक्ट स्टेप, तो किसी एक का डेल्टा एच अननोन हो, बाकी 3 हमें गिवन हो, तो हम अननोन का डेल्टा एच बड़े मजे से निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूँ डेल्टा एच 3 निकालना है और डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2 और डेल्टा एच की वैल्यू दे दूं तो क्या आप नहीं निकाल सकते? सो सिंपल। इसीलिए तो इसे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन कहा गया। सिंपली आप एंथैल्पी चेंजेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। हाँ, कहने में आसान लग रहा है, करने में थोड़ा सा मजा आएगा। तो अब यही इसकी एप्लीकेशन है। हेसिस ने हमें ये कहा कि ये जो केमिकल इक्वेशन है जैसे अलजेब्रा की इक्वेशंस होती हैं जिन्हें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक तो सबने ही मैथ्स पढ़ा है और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व की है। और अब इस साल फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कभी आप कहते हैं मल्टीप्लाई टू ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये सारा काम आप करते हैं मैथ्स में और अलजेब्रा में टू सॉल्व द इक्वेशन। उन्होंने कहा हमारी केमिस्ट्री की इक्वेशन में बेशक एक्स वाई नहीं आता, केमिकल्स के नाम है, लेकिन ये इक्वेशन ही की तरह ट्रीट की जाएगी। और ज्यादा सिमिलैरिटी करने की खातिर हेसिस ने कहा कि आप इक्वेशंस के बीच में एरो लगा दें ना, आप बीच में इक्वल्स टू का निशान लगा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि आपको और लगे कि ये मैथ्स की इक्वेशन की तरह है और इन्हें बिल्कुल उसी तरह साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डेल्टा एच ऑफ एनी अननोन गैस। तो हम यहाँ ये बात कैसे मेंशन कर रहे हैं एप्लीकेशन में, यहाँ सिर्फ लिख रहे हैं और शायद लिखने से हम अपनी बात कम्युनिकेट ना कर सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो हम करके दिखाएंगे। तो हमारे न्यूमेरिकल यही होंगे कि हमें सिचुएशन दी जाएगी, सेट ऑफ इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें से सबका डेल्टा एच गिवन होगा, सिर्फ एक का गिवन नहीं होगा, और हम गिवन डेल्टा एच की मदद से अननोन का डेल्टा एच निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Hess's law, chemical equations can be added, subtracted or by just like algebraic equations, heat of formation, heat of neutralization, heat of reaction, etc., where measurement is not possible. हम केमिस्ट्री की इक्वेशंस को अलजेब्रा की इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग देम, सब्ट्रैक्टिंग देम और मल्टीप्लाइंग देम विद एनी कांस्टेंट नंबर, ताकि हम किसी भी रिएक्शन का अननोन डेल्टा एच निकाल सकें, किसी भी ऐसे रिएक्शन का अननोन जहां डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल ना हो। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने कुछ का हवाला दे दिया। सिंपली हम कह सकते थे एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, हमने नाम रख दिए थोड़े से ताकि आपको थोड़ी और
मालूमात बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला लिखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्शंस की एक टाइप है जिसका नाम है फॉर्मेशन रिएक्शंस। उन रिएक्शंस में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। क्या होते हैं फॉर्मेशन रिएक्शंस एग्जैक्टली, अभी फौरन इसकी डेफिनेशन बताते हैं। दूसरे नंबर पे बड़ा कॉमन नाम लिखा है, होप इसका हमें पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। हर रिएक्शन में या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसमें भी होगी, तो उसका नाम रखा हमने रिएक्शन के नाम की निस्बत से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक रिएक्शन और होता है, इसका तस्करा हमने अक्सर किया है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स में, खासतौर पे कंबस्शन रिएक्शन। जब आप किसी चीज को हवा में जलाते हैं तो उसे कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, उसमें भी हीट इवॉल्व होती है, वो कहलाएगी हीट ऑफ कंबस्शन। नाम तो बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ चंद लिखे हैं। और हीट ऑफ रिएक्शन इज अ कॉमन नेम। जब आप किसी ऐसे रिएक्शन की बात करें जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, जनरल रिएक्शन है, तो हम कह देते हैं उसके दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो किसी भी रिएक्शन, इन शॉर्ट किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच किसी वजह से मेजर करना मुश्किल है प्रैक्टिकली, तो अब आप एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में और अपनी जान जोखिम में डालने में नहीं रहते। आप कहते हैं लेट्स अप्लाई हेसेस लॉ एंड कैलकुलेट इट थ्योरेटिकली। हाउ? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब गौर से सुनिएगा, जो बात मैंने अभी कही है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है, वो क्लियर होगी जब हम उससे एग्जांपल देकर न्यूमेरिकल करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन को देकर हम ये कहें कि आप इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने वाली हीट यानी डेल्टा एच कैलकुलेट करके दिखाएं, तो हम जादूगर थोड़ी देर कैलकुलेट कर देंगे। तो उसकी हेल्प के लिए हमें कुछ रिएक्शंस दिए जाएंगे जो कि ऑब्वियसली उस रिएक्शन से रिलेटेड होंगे। हम जानते हैं फ्रॉम दी हेसेस लॉ कि हम चाहें तो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग दीज टूल्स हम गिवन इक्वेशंस के डेल्टा एच की मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच निकालेंगे। कैसे होगा बताने में बड़ा मुश्किल लगेगा, करने में शायद इससे ज्यादा आसान काम जिंदगी में ना किया। बड़ी मजा आने लगता है तो फिर हम थोड़ी सी मुश्किल डाल देंगे। हम कहते नहीं, बच्चे मजबूर हो जाएंगे, बस टेक्सचर हम मिला देंगे गड़बड़ वो जब आप तो अच्छी तरह खुश हो जाएंगे ना, तब हम कहेंगे नहीं ऐसे ऐसे। जिन रिएक्शंस का डेल्टा एच हमने निकलवाना है आपसे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हैं तो सारे हो सकते हैं, फोकस किया गया है सिर्फ इस टाइप पर। जो पहला नाम मैंने लिखा है, तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम किसी रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं। ये और बात है कि नाम हम सिर्फ ये वाला इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन एक दफा जब आपको काम करना आ जाएगा तो डजंट मैटर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है या कोई और है, सब निकाल लेगा। लेकिन ये है हमारा मेन। और इस वजह से कि न्यूट्रलाइजेशन से तो आप वाकिफ थे, ऐसे रिएक्शन बेस से करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा न्यूट्रलाइज, लेकिन फॉर्मेशन का नाम आपने नहीं सुना हुआ। इसलिए हम चाहेंगे कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम जरा इस टर्म को डिफाइन कर दें। तो इस टर्म में जिस रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है फॉर्मेशन रिएक्शन। नाम से कोई भी बच्चा कह देगा सो ऑसम, जिस रिएक्शन में कोई चीज फॉर्म होती है फॉर्मेशन रिएक्शन। तो भाई हर चीज में ही कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है, फिर तो हर रिएक्शन ही फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन है। तो स्पेसिफिकेशन ये है, फॉर्मेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड का मोल बन रहा है, एक कंपाउंड और उसका बन रिएक्टेंट चाहे जितने भी हो, 2, 4, 6 सब चलेगा, प्रोडक्ट सिर्फ एक सब्सटेंस होगा। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, उसके साथ कोई साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड। पहली शर्त ओके। दूसरी शर्त, हर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो रिएक्टेंट में उस कंपाउंड के एलिमेंट होने चाहिए। ये ना हो कि एक कंपाउंड किसी और कंपाउंड की मदद से बना रहा हो, नहीं। फॉर्मेशन रिएक्शन में हम किसी भी कंपाउंड के वन मोल को उसके एलिमेंट्स के रिएक्शन से बनाएंगे। मसलन अगर कंपाउंड है वाटर,
क्या फॉर्मूला है वाटर का? कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? तो अगर मैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन की मदद से बनाऊंगा तो दिस शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ। लेकिन अगर मैं वाटर को किसी और चीज की मदद से बनाऊंगा तो फिर ये फॉर्मेशन पे कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी शर्त, वो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स की मदद से बनाया जाएगा और किसी चीज की मदद से नहीं बनाया जाएगा। तीसरी शर्त, वो एलिमेंट्स उसी फिजिकल स्टेट में होंगे जिसमें वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की नेचुरल स्टेट है गैस, ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट है गैस, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलेंगे। अगर कोई ये कहते हैं कि मैंने हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो फिर ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो तीन शर्त है। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, दूसरी शर्त वो अपने एलिमेंट्स की मदद से बनेगा, और तीसरी शर्त वो एलिमेंट्स अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट में होंगे। जब ऐसा होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा फॉर्मेशन रिएक्शन। घबराने की बिल्कुल बात नहीं। हम आपसे किसी भी चीज की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखने को नहीं कहेंगे। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर अगर किसी का दिमाग कौन सा सॉलिड है, ये आपकी टेंशन लेने का काम नहीं है। इस साल मैंने बहुत पहले भी कहा था, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है। एक इक्वेशन बता दीजिए जो हमने आपसे कहा याद कर। नहीं, क्योंकि हम हर में इक्वेशन देते हैं लेकिन अभी रट्टे वाली नहीं आएगा, तो बनाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंड ईयर के काम है, तो वहां तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। तो ये डेफिनेशन है याद रखने के लिए, और इसलिए कि अगर हम आपको रिएक्शन फॉर्मेशन की दें तो आप अपनी डेफिनेशन से उसे क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, सर ने बिल्कुल सही फॉर्मेशन रिएक्शन दिया है, देखो इसमें प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है, एलिमेंट से बन रहा है और उनकी स्टेट्स भी दी हुई है। दैट्स इट। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर्मेशन रिएक्शन, reactions during which 1 mole of any compound is formed directly from its elements in their natural states are called formation reactions। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड का 1 मोल अपने एलिमेंट से डायरेक्टली बनेगा और वो एलिमेंट्स अपनी नेचुरल स्टेट में होंगे। मसलन अगर मैं आपसे कहूं, यानी अव्वल तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप किसी भी चीज की फॉर्मेशन इक्वेशन खुद बनाएं, लेकिन अगर फर्स्ट कर लें आप ऐसा बनाने की कोशिश करें तो शायद ये इंतहाई आसान काम होगा। मसलन अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बात तो तय हो गई। इससे इसमें 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड है, सी लिखा जाएगा, और ये नीचे हम ब्रैकेट में उसकी स्टेट मेंशन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूल की सूरत में होगा O2, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है, किससे? कार्बन और ऑक्सीजन से, जो इसके एलिमेंट हैं, और ये दोनों अपनी नेचुरल स्टेट में, कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस होती है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस होती है इसलिए हम उसका मॉलिक्यूल लिखते हैं O2, और इक्वेशन की बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, इत्तेफाक से इतनी आसान इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी फॉर्मेशन इक्वेशन बाय योर ओन, ये हमेशा आपको गिवन होगी। आप ज्यादा से ज्यादा अपना इत्मीनान कर लेंगे इक्वेशन को देखकर कि इट फुलफिल्स द गिवन कंडीशन, दैट्स इट। लेकिन कहीं आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि खुद लिख के दिखाओ।
तो ये हो गई फॉर्मेशन, रिएक्शन क्या होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में तो कोई मसला ही नहीं रहा है। हर रिएक्शन के दौरान या तो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब। तो ये फॉर्मेशन भी कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है ना, इनमें भी या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी फॉर्मेशन से हीट इवॉल्व होती है, कुछ चीजों की फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वो हीट जो इन रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी, यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, उसका नाम हमने रिएक्शन के नाम की निस्बत से रख दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब अगर मैं तसल्ली की खातिर इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी डिफाइन कर दूं, तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये लफ्ज आ जाएगा में आएगा, बल्कि ये भी है कि हमें दोनों काम आ रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट evolves or absorbed when 1 mole of any compound is formed directly from their elements in their natural state is called heat of formation. It is denoted by, तो खास तौर पर ये बताने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डेल्टा एच के साइन के नीचे छोटा सा एफ बना देते हैं, सो दैट शोज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप देख लीजिए, हमने लफ्ज पहली लाइन ऐड कर दी कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन, उसके आगे पूरी वही डेफिनेशन रिपीट हो गई फॉर्मेशन रिएक्शन से। व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट। एग्जांपल ये रही फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन की एग्जांपल बना देते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है -394 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इज द यूनिट, और माइनस शो करता है कि दिस हीट मस्ट बी इवॉल्व, इट मींस दिस फॉर्मेशन इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अगर कभी भी डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, ये बात पढ़ चुके, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक होगा, दिस मच हीट इज इवॉल्व। अब आपको भी याद है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने उसे इसमें कन्वर्ट किया था। तो डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, और पी इज फॉर प्रेशर। इसका मतलब है जो एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन की होती है, ये प्रेशर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर एक ही रिएक्शन को मैं अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर्स पर करवाऊंगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने की वजह से उसके डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन अगर अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर्स पर की जाए, तो फिर ये हीट नहीं, इसके अलावा कोई और वैल्यू हमें मिलेगी। तो कितनी वैल्यूज बन जाएंगी, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 26 पर है, 27 पर है, 28 पर है, तो पागल हो जाएंगे। अगर ना हो, अभी आपकी जरूरत है, अभी ना हो, थोड़ी देर के बाद जरूरत नहीं रहेगी, फिर बेशक हो जाएगी, हमें क्या होगा, अभी ना हो। तो ऐसे मौकों पे साइंस क्या करती है, एक वैल्यू को स्टैंडर्ड बना लीजिए। तो एक स्टैंडर्ड आपने चैप्टर 1 में यूज किया था, STP। क्या मतलब था उसका? प्रेशर ऑफ 180 एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन।
ये कहलाता है STP। चैप्टर 1 में यूज हुआ था, चैप्टर 2 में भी यूज हुआ था। इस चैप्टर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं RTP, where R stands for रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं लेते, 0 डिग्री तो हमारे यहाँ कभी जिंदगी में ये रूम टेम्परेचर नहीं हुआ, तो ये लेते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू में फर्क आ जाता है, प्रेशर वही है 180। तो अगर कहीं RTP लें तो इसका मतलब होगा टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में चेंज कर दें तो 298 केल्विन। या हम बोल लेते हैं, हम कहते हैं अगर किसी रिएक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे किया जाए तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपने लिखी है ये सिंपल हीट ऑफ फॉर्मेशन की है, विच कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर एंड एनी प्रेशर। अगर हम इस डेफिनेशन के आखिर में ये शर्त लगा दें कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, तो फिर ये बन जाएगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सारी डेफिनेशन यही है, सिर्फ आखिर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm का इजाफा कर दीजिए, तो ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये भी लिख लेते हैं। ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, तीनों में से कोई एक डेफिनेशन इम्तिहान में आ सकती है। हम लिखेंगे इतिहास से ही स्टैंडर्ड, तो आप लिखेंगे हीट evolve or absorb one compound is formed directly from its elements in their natural state at 25 degree centigrade and 1 atm pressure is called standard heat of formation. It is denoted by delta HF डिग्री। सिर्फ इतना फर्क हो जाता है कि आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के सिंबल में डिग्री का निशान बना देते हैं ऊपर, तो इससे ये हो जाता है प्रेशर 1 atm। ऐसे लिखते हैं, अगर आपको 1 नहीं लगा दूंगी कोट कर दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ कोट की थी वो स्टेनो एग्जांपल्स तो अब ये हमने तमाम नेसेसरी डेफिनेशंस लिख दी ताकि कम से कम थ्योरी में कोई परेशानी ना हो। अब आइए आखिरी बात जो हमने कही, यानी इसके न्यूमेरिकल्स, और जो पिछले 10
8-10 सालों का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक शायद ही कोई एक साल इन 10 सालों में गुजरा मे भी, मतलब जैसे याद नहीं आ रहा कि जिसमें ये न्यूमेरिकल ना आया। सो इट्स ऑलवेज देयर 4 मार्क्स। तो न्यूमेरिकल में मैंने जैसा कहा वो मजाक नहीं था, वो बिल्कुल संजीदा बात थी कि एक ही पैटर्न फिक्स स्टेप के साथ इंतहाई हलवा न्यूमेरिकल बनता रहा है एक अर्से तक। फिर ये बीच में शायद बच्चों के अमाल अच्छे नहीं थे तो उनको सजा मिली, तो कुछ हमने मुश्किल किस्म के सवाल दे दिए। अब पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं, और उससे पहले लगातार 2 साल दोबारा इंतहाई हलवा सवाल आया था। हलवा से मुराद वही है कि एक ही स्टेप और उससे बड़ी किताब वाला देता है। तो अब आपकी बारी में वो कौन सा रुख इख्तियार करें, ये तो आपकी किस्मत है, लेकिन असल में बात हमारे लिए अक्लमंदी होगी, तैयारी हमें अपनी पूरी रखनी है। आसान आ गया तो एक इत्मीनान हो जाएगा, सवाल जल्दी आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दे तो कोई खास परेशानी नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत करेगा। तो किताब में टोटल 3 क्वेश्चन जो हम सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद हम पहुंचेंगे पास्ट ईयर पेपर्स पर, और उसमें कोशिश ये होगी कि पिछले 5-7 सालों में जितने भी सवाल आए हैं आसान मुश्किल सारे करें। और उसी में हमें ये भी रियलाइज होगा कि कुछ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि यही किताब वाले सवाल आ गए हैं, तो किताब वाले भी अपनी जगह अहम है, और अगर वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े किए जाए तो पहला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की सबसे अहम बात तो मैंने आपको बताई, सवाल बड़ा डरावना होता है। यानी अगर आपको घर वालों पे रोज जमाना है कि आप पढ़ रहे हैं, कॉपी में ये सवाल करना शुरू कर रहे हैं, जो भी आपको ये सवाल करता हुआ देखेगा ना, फुली इंटरेस्ट, सवाल में रोब बहुत है। आइए देखते हैं। It's on page 161 and that is an example. तो मैंने ये सवाल इसीलिए लिखा है कि आप रोब में आ जाएं। तो अब ये कहीं से भी न्यूमेरिकल नहीं लगता, थोड़ी होते हैं न्यूमेरिकल। तो आपकी नजरों के सामने इस वक्त 4 इक्वेशंस हैं। उन 4 में से आखिरी 3 इक्वेशंस के साथ उनका डेल्टा एच मेंशन है, और पहली इक्वेशन में डेल्टा एच के आगे जो बातें इतनी देर से हम कर रहे थे, अब थोड़ा सा हमें क्लियर होगा। हम इस रिएक्शन की जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, इसका डेल्टा एच निकालना चाहते हैं, और इसकी मदद के लिए 3 रिएक्शन दिए गए। हम इन 3 रिएक्शंस की हेल्प लेंगे और इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालेंगे। हम कर सकते हैं
ये लिखा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो जो इक्वेशन आपको दी गई जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ये मीथेन की फॉर्मेशन इक्वेशन है। इसमें मीथेन 1 मोल बन रहा है, अपने एलिमेंट से बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से। अच्छा, इन तमाम इक्वेशंस में किताब में स्टेट्स लिखी हुई हैं, हो सकता है पेपर में भी लिखी हुई हो, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट सिक ऑफ इंफॉर्मेशन है। न्यूमेरिकल से इसका कोई लेना देना भी नहीं, टाइम ज़ाया होता। तो अगर हम आपको लिख कर भी दें तो भी आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेट सिंबल जो छोटे से ब्रैकेट में एस और जी लिखा जा रहा है उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा काम होगा, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। कोई लिंक, कोई सेंस बन ही नहीं रहा है बात का, लेकिन ये बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो बुक भी होनी चाहिए। हर सवाल इतना लंबा चौड़ा होगा, 4-4 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो अच्छा है किताब आपका। तो अभी सवाल हर एक के पास कॉपी होगा, हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम।